all, I would like to thank you for your invitation and our honorable chief guests, Mr. Tapani Panigrahi and Miss Minakshi Pahuja, international swimmer. Uh, Today, I would like to talk about the fracture. First of all, we should know what is the definition of fracture. Fracture can be defined as break in the continuity or crack in the continuity of the bone. We have got different types of fractures, like a longitudinal fracture. We have transverse fractures. We have spiral fractures, and sometimes we can get compound fractures also. Open, we also call them open type of fracture also. So उसमें ज़्यादा फ्रैक्चर में क्या मतलब इम्पोर्टेंट है कि अगर ओपन फ्रैक्चर है तो उसमें जो है बोन एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाता है, तो उस टाइम पे इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो मैनेज करना, वो सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट वो एक चैलेंज होता है कि जो भी बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस टाइम पे उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। फ्रैक्चर्स के डिफरेंट और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स है। अभी बुमराह है जो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है, उसको भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, बट उसको कैसे हुआ था, उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। लाइक लोड जो है उनका जो एलीट लेवल पे जो खेलते हैं, तो उनका जो लोड होता है वो ज़्यादा हाई होता है, कितने ज़्यादा ओवर्स डालते हैं वो, और उसमें अगर उनके प्रॉब्लम है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि उनको स्पाइन में फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसके लिए लोड मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा है कि जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं फास्ट बॉलर्स को, एंड रिहैबिलिटेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और भी फ्रैक्चर्स है, लाइक कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में कभी कभी फ्रैक्चर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस में बोन्स के होते हैं, वो फ्रेगमेंट्स में होते हैं, तो उनको फिर स्टेबलाइज करना, वो अलाइनमेंट में लाना, वो एक सर्जन के लिए बहुत चैलेंज होता है। और भी बाकी लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ नेक ऑफ फीमर हो जाता है, तो उसमें जैसे हम जिसको बोलते हैं हम बोन टिश्यू डेथ, तो उसमें वो हाई रिस्क होता है। उसमें कभी कभी क्या है कि मूविंग क्लॉट हार्ट में जा सकता है, तो वो उसको जल्दी जितना जल्दी है कि हमको हॉस्पिटल लेना चाहिए। फ्रैक्चर के बहुत सारे स्टेजेस है हीलिंग के। हीलिंग अगर हम देखेंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें अगर हम देखेंगे स्टेजेस क्या है, पहले जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें स्टेज ऑफ हेमाटोमा होता है और इन्फ्लेमेशन होती है उस टाइम पे। सेकंड स्टेज जो आती है ऑलमोस्ट हम 3 वीक्स के बाद देखेंगे, वो कैलस फॉर्मेशन होता है या फाइब्रोकार्टिलेजिनस जो टिश्यू वहाँ पे जमा होने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो वो एक स्टेज होता है। देन उसके बाद क्या आता है कि नेक्स्ट स्टेज आता है, ऑसिफिकेशन स्टेज आ जाता है, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा बोन स्ट्रांग होने लगता है। एंड फाइनली क्या है कि रिमॉडलिंग, और रिमॉडलिंग जो है स्टेज है, इसमें एक कंसोलिडेटेड बोन होता है, एक सॉलिड बोन जैसा बन जाता है। बट अगर हम देखेंगे इट टेक्स लॉन्ग टाइम, लाइक अगर हम ऐसे टाइम फ्रेम में मेंशन करेंगे 6 to 18 months तक, धीरे 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 नॉर्मल बोन हो जाता है वापस से। तो ये एक स्टेजेस थी। कॉम्प्लिकेशंस अगर हम देखेंगे फ्रैक्चर्स के, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नॉन यूनियन है, कभी कभी फ्रैक्चर जुड़ नहीं जाता है। माल यूनियन है, कभी कभी अपनी पोजीशन में जो है फ्रैक्चर हील नहीं होता है, मतलब डिफरेंट पोजीशंस में अलाइनमेंट में नहीं रहता है अपना फ्रैक्चर, तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं माल यूनियन, या किसी और टिश्यू के साथ वो अटैच हो जाता है। या कभी कभी डिलेड यूनियन होता है, अगर टाइम फ्रेम, अपने टाइम फ्रेम में जैसे एक्सपेक्टेड टाइम है कि हर एक बोन का जो होता है फ्रैक्चर्स का, तो उस टाइम पे भी उसको हम बोलते हैं कि ये अपने टाइम से ज्यादा इसने लिया फ्रैक्चर हीलिंग ने। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे हीलिंग पे इफेक्ट करता है। लाइक अगर एज है, कोई ओल्ड एल्डरली है, तो उसके चांसेस होते हैं डिले होने के। मतलब जो भी यंग, अगर हम देखेंगे यंग पॉपुलेशन को, उनके चांसेस होते हैं फ्रैक्चर हीलिंग के अच्छे, देन अगर हम एल्डरली पॉपुलेशन को देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि अगर फ्रैक्चर हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम मैनेजमेंट पार्ट पे भी जाएंगे, मैंने बहुत सारे केसेस ऑन फील्ड देखे हैं, कभी कभी फ्रैक्चर होता है, तो हमारा रोल क्या होता है उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशंस में, कि व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमको वो टिश्यू जो भी है
चाहे हार्ड टिश्यू है या सॉफ्ट टिश्यू है, हमको उसको कोशिश करना है स्टेबलाइज करना वहाँ पे। तो उसको इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज करने के लिए मैंने बहुत सारे प्लेयर्स जो होते थे, कभी जो क्रिकेट प्लेयर्स है मैं उनके साथ ही ज्यादा डील करता हूँ। तो उसमें क्या होता था कि मैं उनके जो पैड्स होते थे मैं वही टाई करके, जो स्ट्रैप से बांध के उनको, जो लिम्ब में जैसे लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर होता है या कभी कभी वो आर्म में, एल्बो में, तो मैं वही बांध के उनको टाई करके स्टेबलाइज करता था। क्योंकि हर एक टाइम पे आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी, तो उस टाइम पे आप अपना ब्रेन यूज कर सकते हो एंड कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, देन यू कैन स्टेबलाइज दैट पार्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक चीज है। और अगर कभी ब्लीडिंग होती है, कभी कभी हो सकता है कि अगर आपका ओपन फ्रैक्चर है, उसमें चांसेस होता है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस है, तो उस टाइम आपको कंप्रेशन बहुत जरूरी है। कंप्रेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल हेमोरेज है वी कैन प्रिवेंट दैट। तो ये अगर हम ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं करेंगे उस टाइम पे, तो उससे वो शॉक में जा सकता है एंड वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि हमको ब्लीडिंग स्टॉप करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी करो आप आपके पास कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट कपड़ा है वो टाई करो, आपके पास बैंडेज है, कुछ भी गॉज है, वो आप वो पार्ट पे टाई करो, शर्ट है वो टाई करो। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास ये सब चीजें नहीं है, तो अगर मैनेजमेंट में आप कभी भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां पे आपके पास एक सिस्टम होता है, आपके पास एक मेडिकल किट होता है, फर्स्ट एड किट होता है, फिजियो किट अलग से होता है। तो उस टाइम पे हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये चीजें हमको करनी है, तो हम आराम से वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट सिचुएशन एंड मेंटेन करना वो वहाँ पे वो जो पैनिक होता है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको उस टाइम पे कॉमन सेंस यूज, क्योंकि रिसर्च करने का तो टाइम होता नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस टाइम हम अगर ट्रेन नहीं है, तो ब्रेन यूज करना बहुत जरूरी है। अगर किसी की हेल्प चाहिए आपको, तो आप उसे बाई स्टैंडर्ड्स है आपके, उनसे हेल्प लीजिए आप, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यू कैन कॉल एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जो भी नजदीक है, या कोई भी अननोन पर्सन है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये हो गया हार्ट टिश्यू की बात मैंने की। अभी बोन जो है, अगर हाँ फ्रैक्चर होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको भी नॉर्मल है उसको वहां तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उसको वो जर्की मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ऑटो में जाए या गाड़ी में जाए, उसको जितना भी है हमको स्टेबलाइज करना है। नेक्स्ट ये है कि अगर हम सॉफ्ट टिश्यूज को देखेंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज तो बहुत सारी होती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो उसमें हमको अगर देखना है कि सीवियरिटी क्या है उसकी, सॉफ्ट टिश्यू ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। अगर हम ग्रेड 1 देखेंगे, उसमें क्या, सपोज ये पोर्शन जो है, कुछ फाइबर्स उसमें थोड़े से टेयर होते हैं। अगर ग्रेड सेकेंड है, दैट मीन्स उसका ऑलमोस्ट 50% उसके फाइबर्स कट हुए हैं। तो अगर ग्रेड 3 में, तो पूरा समझ लीजिए कि उसका पूरा वो जो टिश्यू का जो बैंड है पूरा फट गया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या है कि उसमें चांसेस है कि उसको हमको क्या करना है उस टाइम पे। हम सोच सकते हैं कि अगर ग्रेड 3 है, एडवांस है, सीवियरिटी ज्यादा है, तो उस टाइम पे हम सर्जिकल मैनेजमेंट का सोच सकते हैं। बट वो टिश्यू को हम, अगर ग्रेड 1, आजकल के वक्त में क्या होता है, अगर ग्रेड 1 भी है, ग्रेड 2 है, तो उसको भी सर्जरी करवाते हैं। दैट इज रॉन्ग। वैसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से भी, रिहैब, सुपरवाइज्ड रिहैब 3 to 6 months अगर हम करेंगे, क्वालिटी रिहैब, तो उससे हम वो इंजरी प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और फर्दर डैमेज से और क्या कर सकते हैं कि वो वापस रिटर्न टू स्पोर्ट जा सकता है। बट उसके लिए वो टिश्यू को हमको जब भी कोई इंजरी होती है, तो उसमें क्या होता है, जब अभी कोई भी मसल या कोई भी लिगामेंट या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू वो इंजर्ड होता है, तो उसमें कट होता है, तो उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है वो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमको पहले इन्फ्लेमेटरी फेज है, एक्यूट मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड हमको क्या करना है, उसको ग्रेजुअल एडिकेट प्रोग्रेसिव लोडिंग। तो वो हमको टिश्यू को, सपोज हम, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फ्लोर एंड सीलिंग की एग्जांपल देता हूँ कि ये जो गैप है, तो इस गैप को हमको फिल करना है कि अब टिश्यू की लेवल तो ये है, फ्लोर है, तो हमको इसको कहाँ पे लेना है, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हमारा जो टिश्यू है यहाँ तक इसकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। तो हमको भी लोड ऐसे देना है, इसको रिहैब ऐसे देना है, स्टेप बाय स्टेप, प्रोग्रेसिव ग्रेजुअल एडिकेट लोडिंग।
तो उससे क्या होगा कि जब वो वापस जाएगा फील्ड में खेलेगा तो उसको रिकरेंस के चांसेस बहुत कम है। अगर हमने उसको प्रॉपरली अच्छे से रिहैब नहीं किया तो उससे उसको रिस्क ज्यादा है रिकरेंस के। तो ये इंपॉर्टेंट है वहां पे। और हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, लाइक एमआरआई है, अगर इनिशियल में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, एक्सरे के लिए देख सकते हैं कि हार्ट टिश्यू, एक्सरे हम यूजुअली हार्ट टिश्यू के लिए करते हैं। और अगर एमआरआई अगर हम को कभी देखना है कि सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है तो उस टाइम पे हम सजेस्ट कर सकते हैं कि एमआरआई के लिए। हाँ, अगर उससे डीपर आपको चाहिए, कभी कभी ब्रेन में कुछ इंजरी होता है तो आप सीटी स्कैन करवा सकते हो, तो उस टाइम पे आप रेफर कर सकते हो। कोई भी इमीडिएट अगर किसी को आइडिया भी नहीं है तो सीटी से पता चल सकता है कि कितना डैमेज है ब्रेन में। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं कि ये इससे हमको आइडिया मिल सकता है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस में हम इसको हैंडल कर सकते हैं। सॉफ्ट इश्यूज में और भी ये है कि लाइक सिंपल से आप याद रखिए कि प्राइस, कभी भी इंजरी हो जाएगी तो आप ऐसा ये सोचिए कि प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। प्रोटेक्शन क्यों, इसमें और भी मॉडिफिकेशन है कि अर्ली लोडिंग है या रेफरल है, ये सब चीजें इसमें ऐड की गई है। बट आप सिंपल ऐसे याद रखिए इसको कि प्राइस, पहले तो राइस था अभी थोड़ा पी ऐड हो गया तो प्राइस, और भी बहुत अर्ली लोडिंग एंड ऑल वो सब भी ऐड हुआ है। बट अभी आपको क्या सोचना है कि प्राइस हम क्यों करते हैं। प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी आपको कोई लगता है कि इंजरी है, उसको वहां पे प्रोटेक्ट करो। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप उसको वहां पे जैसे बैंडेज लगाएंगे या क्रेप बैंडेज या कुछ भी या टेपिंग करेंगे उसको, तो उससे इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगी और उसको आप फर्दर डैमेज से प्रिवेंट कर सकते हो। सेकेंड थिंग क्या है कि रेस्ट, रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, वी नीड टू रेस्पेक्ट बायोलॉजी। टिश्यू हीलिंग जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको हमको टाइम देना है हीलिंग के लिए। उसके बाद आइसिंग, आइसिंग आप कर सकते हो 15 to 20 मिनट्स, 3-3 घंटे के बाद, आफ्टर एवरी 3 आवर्स यू कैन गो फॉर आइसिंग। तो आइसिंग से क्या होता है, वैसोकन्स्ट्रिक्शन होता है, जो भी एक्यूमुलेशन होती है वेस्ट मेटाबॉलिटीज को वो जमा होने नहीं देता है। पेन भी कम होता है, पेन गेट पे भी बहुत बहुत, अगर आपके पास कोई ऐसे प्लेयर्स है या कोई पेशेंट है अगर उसको पेन किलर से बहुत प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्राइट्स है या कुछ है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं ले सकते हैं या पेन किलर्स नहीं ले सकते हैं, तो एनाल्जेसिक्स, तो उनको आप आइसिंग कर सकते हो। आइसिंग के बहुत सारी एविडेंस है कि पेन पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मैंने पर्सनली, मेरा भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि 48 आवर्स तक आप आइसिंग कीजिए। अगर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो आप आइसिंग कीजिए। और वो मेडिकेशन से जो है बहुत सारी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट होता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स लाइक किडनी, लिवर या स्टमक, इन 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 चीजों पे हम ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं आइसिंग से। फिर आ गया कंप्रेशन। आइसिंग कंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रैपिंग कीजिए वो पार्ट को, सो दैट कि इन्फ्लेमेशन ना बढ़ जाए उसको, या कंप्रेशन कोई भी बैंडेज, आज तो लेटेस्ट जो है ब्रांड्स आए हैं, कंप्रेशन स्लीव्स है या आपके पास स्प्लिंट है, वो भी लगा सकते हो कि फर्दर डैमेज प्रिवेंट करने के लिए। और वो पार्ट को हमको, हमारा एम ये होना चाहिए कि वो हमको इमोबिलाइज करना है, उसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको कोई भी फ्रैक्चर है उसको हील करना है, यू नीड टू गिव टाइम। उसके लिए वो अपनी जगह पे होना चाहिए। कभी कभी क्या है कि फ्रैक्चर विद डिस्प्लेसमेंट होता है, कि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है, एक तो ब्रेक क्रैक होता है, उसके साथ वो अपनी जगह से हिल गया होता है। तो वहां पे उस टाइम पे रिडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को ऑन फील्ड, अगर मैं ट्रेंड हूँ तो तभी कर सकता हूँ, अगर अनट्रेंड है तो उस टाइम पे इट्स अनवाइज कि आप उसको छेड़ो, उसको ऐसे रखो, स्टेबलाइज करो और उसको हॉस्पिटल ले लो, सर्जन को रेफर करो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पहले एक्सरे करेगा उसको, पहले फिर रिडक्शन करेगा, अपनी जगह पे लाएगा, उसको अलाइनमेंट पे लाएगा, और उसके बाद उसको वापस से देखेगा कि ये वापस अपनी जगह पे आया है कि नहीं। तो ये एक सॉफ्ट टिश्यू का भी मैंने आपको आइडिया दिया। और लास्ट में एलिवेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत होता है। तो अगर हम एलिवेट करते हैं उस पे, तो जो वेस्ट मेटाबॉलिटीज है, जो भी है वहाँ पे फ्लूइड है, वो ट्रांसडेट है या एक्सिडेट है, वो एक जगह पे जमा नहीं होता है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू का था। और कभी कभी क्या है कि सिचुएशंस ऐसी आती है कि लाइक नाइफ स्टैबिंग होता है, तो उस टाइम पे भी हमको पैनिक नहीं होना है कि वो हमको उस टाइम पे, अगर हमने कोशिश किया कि हम ये रिमूव करेंगे कोई भी नाइफ है या कोई भी शार्प ये पार्टिकल या कुछ भी है अंदर, तो उसको हमको कोशिश कर रही है कि वहां पे ही स्टेबलाइज करे उसको और हॉस्पिटल पहुंचाए जो भी विक्टिम है।
क्योंकि अगर हमने उसको निकाला तो उसके बहुत चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के, तो अगर ब्लीडिंग हो गई तो हमने ब्लड लॉस किया तो उसकी वजह से वो शॉक में जा सकता है एंड पर्सन कैन डाई। तो ये सब चीज़ों का मैंने इसलिए थोड़ा सा आइडिया दिया कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस हो सकते हैं, तो हमको एक कॉमन सेंस यूज करना चाहिए उस टाइम पे, या इमरजेंसी जो भी है नंबर्स है उस टाइम पे वो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये हमको बहुत मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कौस्तुभ बख्शी का, क्योंकि ये जो अभी कर रहे हैं, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे सोसाइटी में या बाकी लोगों में, तो तब तक हम कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल ही इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स के अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हर एक स्टेट में। ये एक चैलेंजिंग जॉब है कि नहीं, ये एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग, तो हमको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी ऑल नीड टू सपोर्ट हिम जैसे भी है, एंड हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमको मतलब जो ये मैसेज है फर्स्ट एड की है या BLS या ACLS, ये कोर्सेज हमको करने चाहिए। इन्होंने इंडिया में ये सब इनिशिएटिव लिया है, दिस इज वंडरफुल जॉब। तो आई हाईली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तो एंड आई थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस। आप लोगों ने बहुत कुछ ऑलरेडी सुना होगा। दिस इज वेरी चैलेंजिंग टाइम क्योंकि डे टाइम है। तो विश यू ऑल गुड लक, wish you all good luck, stay happy, healthy and safe. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.